हेलो गाइस, आज करने वाले हैं क्लास 12th का होम साइंस का यूनिट 2। उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इतने वेल बीइंग के मैसेजेस भेजे कि मैम आप आपकी तबीयत ठीक है, चलो। एंड जेन्युइनली अब मेरी तबीयत ठीक है और मैं आप लोगों के लिए जल्दी से यूनिट 2 बना पाई। ठीक है, चलो यूनिट 2 आज करते हैं, न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक यूनिट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाके अपने यूनिट 1 के कॉन्सेप्ट्स ठीक कर लो। आपका लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूनिट 1 का पहले भी मैंने उसी तरीके से पढ़ाया है। सबसे पहले फुल रिविजन करवाया है, आपको PYQs करवाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं और NCERT के हिडन क्वेश्चंस करवाए हैं। आज करवाने वाली हूँ यूनिट 2, जो कि बड़ा यूनिट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इस यूनिट में से आपके 23 मार्क्स का पेपर आएगा। तो अगर 23 मार्क्स का पेपर आएगा तो एक एक बात मैम की आपको सुननी पड़ेगी, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ध्यान से समझ के। जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट करके बोलते जाना, मैं जल्दी से आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। शुरू करते हैं। चैप्टर 1 बेसिकली जो आपका यूनिट 2 है उसके अंदर आपके 4 चैप्टर आते हैं। तो पहले हम चैप्टर वाइज इसको कवर करते हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 कहता है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। बेसिकली जो आपका क्लिनिकल न्यूट्रिशन होते हैं, क्या न्यूट्रिशन होता है, क्या डाइट थेरेपी होती है, उन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात करी गई है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि द स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन की एक ऐसी फील्ड दैट डील्स विद द न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग इलनेस। मतलब जब कोई पेशेंट बीमार हो जाता है तो वो उसकी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट का ध्यान रखती है। इट इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग डाइट्स टू ट्रीट डिजीज। बेसिकली आपका ये एक ऐसी फील्ड है न्यूट्रिशन की जो कि ये ध्यान रखती है जब कोई बीमार हो गया तो उसको कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, कौन सी उसको डाइट मिलनी चाहिए सो दैट उसकी बीमारी दूर हो सके, है ना। इसको बोलते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिएंट्स। बिकॉज क्लिनिकल वर्ड का मतलब ही क्या है, जो आदमी बीमार होगा, जिसको बीमारी होगी, जिसको डिजीज होगी, वही तो जाएगा क्लिनिकल न्यूट्रिशन लेने के लिए, है ना। तो अपना क्लिनिकल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि जो आपकी बीमारी है उसके हिसाब से आपको डॉक्टर क्या बताता है, डाइट बताता है, आपको न्यूट्रिएंट्स बताता है कि ये खा लो, तभी तो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिट होगा। उसी को क्या बोलते हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशन। डाइट थेरेपी क्या होती है, द यूज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन टू रिस्टोर गुड हेल्थ। डाइट कहते हैं कि मेंटेन योर डाइट, यार अपनी डाइट ठीक करो। क्यों डाइट ठीक करो, आप अपने फूड्स और न्यूट्रिशन को सही से करो जिससे आपकी जो हेल्थ है वो गुड रहे। जैसे कि मैं बीमार थी, मैंने अपनी डाइट को थोड़ा सा इंप्रूव करा, फास्ट फूड वगैरह बंद किया, थोड़ा ऑयली फूड बंद किया, और कोल्ड वगैरह हो रहा था तो मैंने कर्ड वगैरह बंद किया। एंड नाउ बिकॉज ऑफ माई गुड डाइट आई एम एबल टू रीस्टोर इन टू गुड हेल्थ। और आज मेरी आवाज़ आई थिंक पहले से बहुत बेटर हो गई होगी। इट पर्पसेस इंक्लूडिंग करेक्टिंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। इसका पर्पस क्या है कि जो आपकी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, हम क्यों डाइट बनाते हैं, हम डाइट इसलिए तो बनाते हैं कि जो हमारे में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जो न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, वो हमारी डाइट फुलफिल करे। आपका कोई भी जो डाइटिशियन होगा वो आपको क्या बोलेगा, प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ, कैल्शियम इंटेक बढ़ाओ, विटामिन का इंटेक बढ़ाओ, जिससे आपकी डाइट क्या हो और बेटर हो। मेंटेनिंग बॉडी वेट, आपका बॉडी वेट क्या हो, मेंटेन हो। बहुत लोग ओवर वेट होते हैं, कुछ लोग अंडर वेट होते हैं, वो अगर अपनी डाइट को प्रॉपर्ली मेंटेन करे जिससे उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिले तो उनका बॉडी वेट क्या होगा, बिल्कुल मेंटेन्ड होगा। नेक्स्ट क्या होता है, रेस्टिंग स्पेसिफिक ऑर्गन्स। तो बेसिकली आपके स्पेसिफिक ऑर्गन्स जो है वो आपके साथ प्रॉपर रेस्ट। बेसिकली क्या है कि आपका जो एरिया जैसे फैटी लिवर हो गया, जो ऐसे इश्यूज होते हैं वो आपके प्रॉपरली काम करे। समझ में आया। क्लिनिकल न्यूट्रिशन का मतलब क्या था, जहां पे आप अपनी डाइट को मॉडिफाई कर रहे हो जिससे आपको न्यूट्रिएंट्स मिले। डाइट थेरेपी का मतलब ये है कि आप अपने डाइट में क्या क्या चेंजेस करोगे सो दैट यू कैन रिस्टोर अ गुड हेल्थ, जिससे आपकी क्या हो, एकदम चंगा हेल्थ हो जाए। चलो अब करते हैं डाइटरी मॉडिफिकेशंस। क्या क्या डाइटरी मॉडिफिकेशंस होते हैं, क्या क्या आपको अपने डाइट्स में करना चाहिए जिससे आपके जिसको मॉडिफाई करके आपको बेनिफिट हो। पहला, अ रेगुलर डाइट कैन बी मॉडिफाइड इनटू 3 वेज। जो आपकी रेगुलर डाइट होती है, जो भी आपकी डाइट है, उसको आप 3 वेज से अलग कर सकते हो। पहली, चेंज इन कंसिस्टेंसी, आप उसमें कंसिस्टेंसी चेंज करो। लिक्विड डाइट, आप उसमें लिक्विड बता रहे हो या सॉफ्ट डाइट कर रहे हो या आपकी रेगुलर डाइट है, तो आपकी जो उसकी कंसिस्टेंसी है उसमें आप चेंज कर सकते हो। मतलब आपको फॉर एग्जाम्पल मेरी आदत है 3 पराठे 2 लस्सी, वैसे है नहीं बट मान लो जैसे आदत होती है 3 पराठे 2 लस्सी सुबह खाऊं और शाम को मैं एकदम राजमा चावल और एकदम दही चावल भर भर के खाऊं। तो मेरे बेसिकली है, मुझे अपनी डाइट में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मे बी मुझे उसकी कंसिस्टेंसी चेंज करनी पड़ेगी कि लस्सी कितनी पीऊँ, ये नहीं कि 3 ग्लास पीगी। तो उसकी कंसिस्टेंसी, अमाउंट एंड सॉफ्ट डाइट को चेंज करूंगी। चेंज इन न्यूट्रिएंट्स कंटेंट, बेसिकली मैक्सिमम टाइम जितने भी डाइटिशियन होते हैं
मैंने भी डाइटिशियन को दिखाया था। होता क्या है कि न्यूट्रिएंट्स के कंटेंट को वो चेंज करते हैं। जैसे बच्चों के लिए बोलते हैं कैल्शियम, या फिर आपको कैलोरीज के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। हाई कैलोरी की चीज़ें खा रहे हो, एकदम जैसे समोसा खाने की आदत है, ठीक है, तो अगर समोसा खा रहे हो तो एकदम 400 कैलोरी एक ही दिन में खा रहे हो, तो आप अपने न्यूट्रिएंट्स को आप बेसिकली चेंज कर सकते हो, कंसिस्टेंसी कर सकते हो। चेंज इन फीडिंग रूट। फीडिंग रूट का मतलब क्या होता है? इंटरनल फीडिंग होती है, जहाँ पे एक बात मैं बता देती हूँ, फीडिंग करने के आपके 2 तरीके हैं कोर्सेज में, जो कि आपका होता है एटर्नल और इंटरनल, और एक आपका होता है जिसको मैं बोलती हूँ एंट्रल फीडिंग, या फिर मैं बोल सकती हूँ आपका पेंट्रल। तो यहाँ पे आपके ये 2 फीडिंग के हैं। पहला तरीका होता है जहाँ पे ट्यूब आपकी डायरेक्टली अटैच होती है इंटेस्टाइन के साथ ट्रैक में, व्हेन अ पेशेंट कैन नॉट स्वेलो। बहुत ऐसी कंडीशन हो जाती हैं, पैरालाइज या फिर मैं बोलूँ ब्रेन स्ट्रोक, मतलब ये सारी कंडीशन में जहाँ पे आप माउथ से अपना खाना नहीं खा सकते। तो जब आप माउथ से नहीं खा सकते तो आप अपने आप को फीड कैसे करोगे, खाओगे कैसे खाने को? आप डायरेक्टली क्या करो, इंटेस्टाइन में डालो, वहां से आपका खाना पचेगा, ठीक है, क्योंकि आप अपने मुंह से नहीं चबा सकते, तो आप गैस्ट्रो इंटेस्टाइन के अंदर वहां पे आप अपने खाने को पचाओगे। दूसरा आता है आपका पेरेंट। तो यहाँ पे जो आपकी पेरेंट्रल है वो आपका काम करता है आईवी। आईवी क्या होती है? आपकी इंट्रावेनस फीडिंग डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जहाँ पे जो आपकी ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर खाना डाल रहे हो आप, व्हेन द जीआई ट्रैक इज नॉट फंक्शनल। फॉर एग्जांपल जीआई का मतलब यहाँ पे क्या होता है? गैस्ट्रो। तो आपका जब स्टमक काम नहीं कर रहा है, आप पचा नहीं पा रहे हो, तो सीधा क्या होगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में खाना जा रहा है सीधा। आपने देखा होगा बहुत लोगों के खाना जो मतलब कभी बड़े लोगों के आपने देखा होगा कि बीमार हो गए हैं या उनसे खाना नहीं पच पा रहा है, तो सीधा ब्लड स्ट्रीम में खाना डालते हैं, ठीक है, कि वो सीधा ब्लड में जा रहा है। ब्लड को जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए हम सीधा दे रहे हैं उसको, आप मुंह से नहीं खा रहे हो, पचा नहीं रहे हो, सीधा आपको ब्लड को मिल रहा है। जहाँ पे डायरेक्टली आपका जो खाना है वो सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम को मिल रहा है, उस मेथड को क्या बोलते हैं? आपका पेरेंट्रल फीडिंग। और आपका एटर्नल क्या होता है? एंट्रनल क्या होता है आपका? वो फीडिंग तब होती है जब आपके हम सीधा क्या कर रहे हैं, वहां भी आप चबा तो नहीं रहे हो, पर आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में डाल रहे हैं। कहाँ पे डाल रहे हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में डाल रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि इंसान जो है वो च्यू नहीं कर सकता, ठीक है। रोल ऑफ क्लिनिकल डाइटिशियन। अब क्लिनिकल डाइटिशियन या फिर मैं बोलूँ डाइटिशियन का क्या काम होता है? टू एक्सेस अ पेशेंट्स न्यूट्रिशनल स्टेटस, कि वो बंदे का न्यूट्रिशन को पता लगाएगा, प्लान एप्रोप्रिएट डाइट, उसकी प्रॉपर डाइट को प्लान करेगा, एजुकेट करेगा पेशेंट को भी और उसकी फैमिली को भी कि आपको क्या खाना चाहिए, एंड मॉनिटर द पेशेंट्स प्रोग्रेस, और जो पेशेंट्स की प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करेगा। ऑफकोर्स अगर मैं पेशेंट नहीं भी और मैं एक डाइटिशियन के पास जाऊँ, ही विल गिव मी अ प्रॉपर डाइट प्लान। वो आपसे ये भी पूछेगा कि आप इसको फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अगर आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है तो आपकी डाइट में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, ये सारा काम क्या होता है? रोल ऑफ क्लिनिकल डाइटिशियन। आई होप यू लव दिस वीडियो। आगे पढ़ते जाओ, अभी खत्म नहीं हुई है वीडियो। चलो अभी हम आपका देखो चैप्टर 1 में समझ में आया मेन पॉइंट्स क्या है। आपका मेन पॉइंट चैप्टर 1 में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? व्हाट इज द रोल ऑफ अ क्लिनिकल डाइटिशियन, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर का, कि डाइटिशियन का काम क्या होता है। दूसरी बात, आप कैसे अपनी डाइटरी, जो आपकी डाइट है उसको आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। आप अपने खाने की, जो आपका मील का एक प्रॉपर डाइट होता है ना, कि सुबह मैं इतना खाना खाती हूँ, 2 बजे मैं इतना खाना खाती हूँ, दोपहर में स्नैक्स में मैं ये खाती हूँ, उस डाइट को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो गुड हेल्थ के लिए। तो उसको आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो? कंसिस्टेंसी। आप पहले सॉलिड खा रहे हो, फिर अब आप लिक्विड है, या लिक्विड को आपने चेंज कर दिया, चाय की जगह दूध कर दिया। न्यूट्रिएंट्स कंटेंट, उसके न्यूट्रिएंट्स को आप काम कर सकते हो, कि पहले आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे थे, अब आप प्रोटीन को ले रहे हो ज़्यादा, तो न्यूट्रिएंट्स को चेंज करोगे। फीडिंग रूट इफ रिक्वायर्ड, अगर आपको लग रहा है कि आपके गैस्ट्रो काम नहीं कर रहा है तो आप अपना फीडिंग रूट चेंज करोगे। ये सब आपका क्वेश्चन बनता है चैप्टर 1 में से, ठीक है। हालांकि मैं क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द वीडियो सारे करवाऊंगी। चैप्टर 2 में आते हैं आप, पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। 4 चैप्टर है, हम दूसरा करने वाले हैं अब। पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ क्या होता है? बेसिकली ये करता है कि पब्लिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। अ फील्ड विच इज फोकस ऑन प्रमोटिंग हेल्थ, जहाँ पे आप हेल्थ हो गया, प्रिवेंटिंग डिजीज को प्रमोट कर रहे हो लार्ज पॉपुलेशन में रादर देन इंडिविजुअल। एक बंदे को नहीं, आप पूरी लार्ज आपकी जो ऑडियंस है, बेसिकली पॉपुलेशन है, उसको आप बोल रहे हो कि आप प्रमोट कर रहे हो कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, आप एक्सरसाइज करो, प्रॉपर डाइट लो, जिससे कि उनको बीमारियां ना लगे। उसको बोलते हैं पब्लिक न्यूट्रिशन, की आप पब्लिकली लोगों को न्यूट्रिएंट्स और डाइट के बारे में नॉलेज दे रहे हो, अवेयर कर रहे हो। मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या क्या न्यूट्रिशन प्रॉब्लम होती है इंडिया में। क्योंकि आपने देखा होगा कितने सारे, मैं बोलूंगी लोअर क्लास में भी अपर क्लास में भी, ये न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्योंकि परफेक्ट डाइट लोगों, तभी तो डाइटिशियन का रोल है। अगर हर कोई अच्छा खाना खा रहा होता, प्रॉपर डाइट का खा रहा होता, तो ऑफकोर्स सी बात है लोग बीमार कम होते तो डाइट
की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना, डाइटिशियन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट यहाँ पे तो इतने सारे डाइटिशियन, इतने सारे न्यूट्रिस्ट है। क्यों है ये? बिकॉज क्योंकि इंडिया का रेशो इतना ज़्यादा है, यहाँ पे लोगों को प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन की बीमारियाँ होती हैं। अब क्या क्या बीमारियाँ होती हैं उस बारे में पढ़ते हैं। पहली बीमारी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज PEM, जहाँ पे सीधी सी बात है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की बात करी जा रही है। मतलब सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है और कैलोरीज की, है ना। मतलब बंदे को कैलोरीज नहीं मिल रही, प्रोटीन नहीं मिल रहा। प्रोटीन, अच्छा कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर प्रोटीन बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ाओगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन इनटेक के लिए यू हैव टू, व्हाट यू शुड हैव, लाइक लोग तो प्रोटीन आजकल लेने लगे, प्रोटीन एक्स लेने लगे, बट पल्सेस, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, आपकी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एक बहुत गंदी बीमारी है और जो कि दो चीज़ों को कॉज करती है, ठीक है। दो इसके कॉजेज होते हैं, एक तो होता है आपका वॉशियर कॉर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका मैरिस्मस, ठीक है। दो बीमारियां, देखो मैंने एक फोटो भी लगाई है। यहाँ पे क्या होता है, इस पहली वाली फोटो है बेसिकली जो आपको वॉशियर दिखा रही है कि यहाँ पे ये बंदा देखो एकदम पतला हो चुका है, बिल्कुल पतला हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे इसके देखो हेयर चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। थिन मसल्स एकदम थिन होती जा रही है और बॉडी में सिर्फ फैट है। तो ये आपका बेसिकली शो क्या करता है, ये आपका प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। डायरेक्ट फुल फॉर्म भी आ जाती है PEM की, ठीक है। समझ में आया? जहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन है और कैलोरीज, और कॉज क्या कर रही है, ये दो बीमारियां कॉज कर रही हैं, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अनीमिया बेसिकली की बात क्या कर रही हूँ, मोस्ट कॉमन इन प्रेग्नेंट वुमेन्स या यंग गर्ल्स में देखने को मिलती है। कॉजेज फैटिग, आपने देखा होगा बहुत बार होता है कि गिर गई है ना, एकदम ही उनको कह रहे हैं कि खड़े खड़े गिर गई, तो क्यों? बिकॉज वहाँ पे पुअर कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। मतलब ज़्यादातर कहते हैं कि आयरन की कमी है ना, IDA की बात ही पता चल रहा है कि आयरन की कमी है जिसकी वजह से अनीमिया हो रहा है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, सबकी फुल फॉर्म याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ये भी पता रखना कि कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे प्रोटीन से कौन सी होती है, प्रोटीन की कमी से, आयरन की कमी से आपके अनीमिया होता है, जिससे कि क्या हमें देखने को मिलेगा कि बंदे को फटीग हो रहा है और फिर इसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, प्रॉपर डेवलपमेंट है, वो है नहीं, प्रॉपर नहीं है। देखो बहुत अच्छा फोटो भी लगा हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए कि जो मेरी लेफ्ट साइड पे फोटो देखो, वहाँ पे कितने रेड ब्लड सेल्स है ना। आयरन कितना ज़्यादा, कहते हैं ना आयरन ज़्यादा होता है पालक खाओ। क्यों पालक खाओ? क्योंकि उससे आयरन बढ़ता है तो आपका जो रेड ब्लड सेल्स है वो ज़्यादा बढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। बट अनीमिया में क्या है, अनीमिया में तो कम है, अनीमिया में तो उतने है ही नहीं। अनीमिया में तो आपके देखो जब आपको बीमारी हो गई तो आपके सारे कम हो गए ना रेड ब्लड सेल्स, इसलिए ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कहलाता है। तीसरे पे आते हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी, VAD आ जाए कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ VAD या फिर व्हाई इट हैपेंस, तो पता होना चाहिए कि VAD ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया एकदम ऐसे नहीं, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। ये क्या कह रहा है, विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। इससे क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, आपको दिखाई देना बंद हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। कैन लेट टू द टोटल ब्लाइंडनेस, आपको बिल्कुल देखना बंद हो जाएगा अगर आपको विटामिन ए की कमी है, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि जैसे विटामिन डी आपको सन से मिलता है, विटामिन ए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो आपको ब्लाइंडनेस कॉज कर देता है। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, अब IDD और IDA में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर तो नहीं है ये कहीं IDD, इसलिए गड़बड़ करते हैं। इसलिए याद रखना कि आयरन से कौन सी बीमारी होती है, अनीमिया, इसलिए इसको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया बोलते हैं, IDA। और आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या होता है, IDD, जो कॉज क्या करता है, गोइटर कॉज करता है, मतलब एनलार्ज थायराइड, इतना ज़्यादा थायराइड हो जाता है। मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन के बच्चों के अंदर क्या है, मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है, मेंटली वो बहुत ज़्यादा वीक है। बहुत बच्चे मेंटली वीक होते हैं वो बिकॉज ऑफ आयोडीन की कमी से, क्योंकि आयोडीन कम लेते हैं। इसमें एक और टॉपिक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आपको पता चला कौन कौन सी बीमारी हो सकती है अगर आप अपने प्रॉपर हेल्थ को नहीं रखते हो और कौन सी बीमारियां बेसिकली देखने को मिलती है इंडिया में। नेक्स्ट आता है इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज। अब इन बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए कि बेसिकली हम लोग अपने कोर पे हिट करें, जो ज़्यादातर देखने को मिल रही है, जैसे आयरन हो गया, आयोडीन हो गया। तो पहला आता है डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन, एनकरेजिंग अ वैरिड डाइट। एक ऐसी डाइट लो जिसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। कहते हैं ना कि आप सिर्फ ये मत लो कि प्रोटीन 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 बढ़ रहा है, उसमें कैल्शियम भी बढ़ना चाहिए, विटामिन भी बढ़ना चाहिए, मिनरल भी बढ़ना चाहिए, तभी तो डाइट अच्छी होगी ना। तो इसलिए क्या कहते हैं कि अगर प्रॉपर डाइट अच्छी होनी चाहिए, सारा डाइट अच्छा होना चाहिए, तो खाने में मिल्क भी होना चाहिए, बैलेंस डाइट। वैसे प्रॉपर डाइट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस डाइट, जहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, विटामिन ए, डी, आयरन, फ्लॉक्सिक एसिड, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, सब कुछ मिल रहा है। वो एक आपकी कहते हैं डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन, मीन्स आपकी डाइट शुड इंक्लूड ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऑल द विटामिन्स। सेकंड
सेकेंड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट सप्लीमेशन. सप्लीमेशन न्यूट्रिएंट सप्लीमेशन मीन्स गिविंग विटामिन ए ड्रॉप्स. आप वहां पे क्या कर रहे हो, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हो, विटामिन ए दे के आयरन फ्लोसिक एसिड की टैबलेट. अब लोग क्या करते हैं, आयरन आजकल आपने देखा होगा विटामिन बी सी की लोग टैबलेट्स लेने लगे क्योंकि खाने में इतना विटामिन उनको डायरेक्टली नहीं मिल पाता है. तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के सप्लीमेंट्स आप देख रहे होंगे, आप कितनी आप देखते हो आजकल ओजीवा मोरिंगा आने लग गया. क्या है ये सब क्या है, आपको या तो सप्लीमेंट्स दे रहे हैं या पाउडर फॉर्म में डायरेक्ट वो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं कि भाई तुम्हें खाने की तरह नहीं मिल रहा, तुम सीधा ले लो, सीधा कैल्शियम ले लो. तो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स हो सकता है कि आप विटामिन ए ड्रॉप्स दे दो या आयरन फ्लोसिक एसिड की टैबलेट्स दे दो. तीसरा टॉपिक आता है फूड फोर्टिफिकेशन. फूड फोर्टिफिकेशन मतलब एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू स्टेपल फूड. ठीक है, अब क्या होता है, आपके कितने फूड्स होते हैं जिनमें आपके न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, वहां पे ऊपर से ऐड करे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं आयोडाइज सॉल्ट. कितनी बार होता है टाटा के सॉल्ट के ऊपर लिखा होता है दिस इज आयोडाइज्ड एंड दिस इज सॉल्ट, क्योंकि अगर उसमें आयोडीन नहीं है तो हम आयोडीन आपको बढ़ा के दे रहे हैं जिससे आपके खाने में क्या हो, आयोडीन जाए. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, देखो लोग जैसे केमिकली खाने को खराब करते हैं, बट कुछ खाना जो कि आपको महंगा मिलता है, कहते हैं ना अच्छा खाओगे तो महंगा मिलेगा और गंदा खाओगे तो बहुत सस्ता मिलता है. गंदी चीजें आपको बड़ी सस्ती मिलती है और अच्छा खाने जाओ कितना महंगा मिलेगा. कोई भी अच्छी जगह पे खाने जाओ, अच्छी जगह नहीं मैं बोलूंगी, अच्छा पैकेज फूड भी खाओगे तो आपको कॉस्टली मिलता है. क्यों? क्योंकि वो आपको न्यूट्रिएंट्स डाल के दे रहा है जो आपकी बॉडी के लिए क्या है, अच्छा है. चलो गवर्नमेंट प्रोग्राम पे, पता बीच बीच में मेरी आदत है थोड़ा ज्ञान देने के लिए, तो इग्नोर कर सकते हो. गवर्नमेंट प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज. ICDS क्या होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज इज इंडियाज फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट्स. बेसिकली ये इंडिया का एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट्स देगा, न्यूट्रिशन देगा, प्री स्कूल एजुकेशन देगा. ठीक है, इम्यूनाइजेशन टू चिल्ड्रन अंडर 6 एंड प्रेग्नेंट मदर्स, जो कि ये फोकस करता है. गवर्नमेंट बहुत चीज़ों में सपोर्ट करती है इसी तरीके से लोगों बच्चों की, क्योंकि इनको अपना हेल्थ रेशो भी मेंटेन करना है, इसीलिए वो क्या करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट आपके सर्विसेज है ICDS, जो कि इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो कि आपको न्यूट्रिशन स्कूल्स और बच्चों को न्यूट्रिएंट्स इम्यूनाइजेशन देता है. ठीक है, इम्यूनिटी बेसिकली कैसे हम बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं एंड हाउ टू सपोर्ट प्रेग्नेंट मदर्स, ये सब चीज़ें. ठीक है, अब मैं आती हूँ अपने चैप्टर 3. उससे पहले मैं बोल देती हूँ गाइज, आई एम गोइंग टू पोस्ट अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन दिस, और आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट और कवर करने वाले हैं रिलेटेड टू डिज़ाइन एंड योर अदर डिज़ाइन कोर्सेज. उसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू मेक दिस चैनल अ बिग योर प्लेटफॉर्म. ठीक है, मैं कहती हूँ कि बच्चों के लिए है सब कुछ जो भी है. चलो चैप्टर 3 पे आते हैं, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी. फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, हाउ वी कैन एक्चुअली प्रोसेस फूड, और उसकी टेक्नोलॉजीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं कि फूड साइंस वर्सेस टेक्नोलॉजी. फूड साइंस इज द बेसिक स्टडी ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल मेकअप ऑफ फूड. आपने देखा होगा आजकल हर फूड में आपके मेकअप करा जा रहा है. आप टूटी फ्रूटी लेने जाओ, उसको धो दो, देखो कैसे कलर बाहर निकलता है. हर चीज में अडल्ट्रेटेड है, हर चीज में कलर डाल रखा है ना. क्यों? क्योंकि फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल मेकअप कर रहे हो. खाने के अंदर मेकअप बहुत होता है, खाने के अंदर फूड कलर्स. मैं ये नहीं बोल रही कि फूड कलर्स गंदे होते हैं, आपके एडिबल फूड कलर्स होता है, बट मेकअप करते ही हो ना आप. आपको क्या वो आपको नेचर में इतना खाना इतना कलरफुल मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, बट यू आर डूइंग एडिशनल मेकअप. अब समटाइम्स वो हाई अच्छी क्वालिटी का भी होता है न्यूट्रिशन बेस्ड, और कभी कभार बहुत बेकार क्वालिटी का भी होता है. तो फूड टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस साइंस टू सिलेक्ट करना, प्रिजर्व करना, प्रोसेस करना एंड पैकेज फूड सेफली. ये पता है पहले के टाइम में पैकेज फूड था ही नहीं. पैकेज फूड कब आने लगा? ये जब साइंस आई कि हम अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं. नहीं तो आइडियली अगर मैं बोलूँ तो आप अपना खाना खाओ, वो वो आपका जैसे पेड़ पे उगता है खाना, आपने एक टाइम पीरियड में खाया और उसको फेंक दिया, एक्सपायर हो गया. ये जो पैकेज फूड आया, ये कैसे आया? ये हम इंसानों ने बनाया ना पैकेज फूड. भगवान ने तो पैकेज करके नहीं भेजा. नेचर में तो उसकी एक्सपायरी पहली हो जाती है. कितनी जल्दी आप एक केला आता है और विद इन कुछ टाइम में वो आपका राइप हो जाता है और बेकार हो जाता है. तो आपको ध्यान रखना पड़ता है. ये जो साइंस की टेक्नोलॉजी है, ये आपको ये बताती है कि आपका फूड बनाए, उसको कैसे आप प्रिजर्व करो. पहले आपने फूड छाना, सिलेक्ट करा, प्रिजर्व करा, प्रोसेस करा और उसको पैकेज करके आगे बेचा. ठीक है, कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइलेज. अब आपका जो फूड खराब होता है वो क्यों होता है? बायोलॉजिकली. कितनी बार बायोलॉजिकल मतलब उस पर बैक्टीरिया लग गया, ईस्ट हो गया या मोल्ड हो गया. क्योंकि जितने भी आपके पैकेज फूड होते हैं, अगर मैं पैकेज फूड की बात करूं, ब्रेड की भी बात करूं, तो क्या होता है, अगर मैं कुछ टाइम तक एक एक्सपायरी के बाद भी अपने ब्रेड को रख रही हूँ, खुला रख रही हूँ, तो उसके ऊपर फंगस लग जाएगी, एंजाइम जितने भी आपके ईस्ट वगैरह लग जाएगा, क्योंकि बायोलॉजिकली वो फूड खराब हो जाएगा, है ना. खाना ऐसी चीज़ है जो कुछ टाइम के बाद खराब होता ही होता है, स्पॉइलेज होती है. केमिकल्स, एंजाइम कॉजिंग ब्राउनिंग. कितने सारे एंजाइम्स होते हैं जो आपके खाने को ब्राउन कर देते हैं, सड़ा देते हैं. अगर मैं एक सब्जी भी अपनी कुछ टाइम के लिए रख दूंगी तो खराब हो जाएगी, उसमें एंजाइम लग जाएंगे, ब्राउन हो जाएगा. फिजिकली क्या हो
सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, मॉइस्चर कम हो सकता है, फिजिकल डैमेज मिल सकता है। आपको खाने को आपने फिजिकली डैमेज कर दिया या मॉइस्चर की वजह से खराब हो गया, आप गर्मियों के टाइम में अपने आटे को खुला छोड़ दो दिन रात को, और उसका सुबह देखो कैसा हो जाएगा, इतना गंदा फाउल स्मेल आने लगेगी। तो फूड स्पॉइलेज आपका नेचुरली भी होता है बिकॉज ऑफ योर एयर, ईस्ट, बैक्टीरिया, केमिकली भी होता है, जब आप उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह डालते हो तब भी वो होता है, प्लस फिजिकली कैसे होता है, आपके टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है दैट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइलेज। तो आप बताओगे बायोलॉजिकली नेचर से कैसे हो रहा है, बैक्टीरिया से, ईस्ट से, केमिकली कैसे हो रहा है, एंजाइम अटैक से, जो कि उसमें एंजाइम्स वगैरह आ जाते हैं, फिजिकली कैसे हो रहा है क्योंकि उसमें टेम्परेचर, मॉइस्चर की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अनप्रोसेस्ड एंड, ये देखो एक बहुत अच्छा फोटो लगा हुआ है, मैं तुम लोगों को समझाती हूँ फोटो किस चीज़ का है। पहला फोटो है कि अनप्रोसेस्ड एंड मिनिमली प्रोसेस्ड फूड। ठीक है, ये ऐसा खाना है जिसमें हम लोग कम प्रोसेसिंग करते हैं, डायरेक्ट। गाय है, दूध की थैली रोज आती है दुकान पे, ऐसा क्यों? गाय है, उसने दूध दिया, पैकेज करा, विद इन 1 डे उसको डिलीवर कर दिया, राइट? क्योंकि हम उसको ज़्यादा टाइम तक रख नहीं सकते, सड़ जाएगा वो, उसकी एक्सपायरी 1-2 दिन की होती है। क्यों? बिकॉज ये अनप्रोसेस्ड है। हम इसमें ज़्यादा, ऑलरेडी प्रोसेस्ड होता है वो, बट जो थोड़ा बहुत होता है अनप्रोसेस्ड होता है, डायरेक्ट होता है। जैसे एप्पल हो गया, एप्पल ये थोड़ी है 3 महीने बाद भी वही एप्पल बेच रहे हैं, टिकेगा ही नहीं, खराब हो जाएगा। तो अनप्रोसेस्ड है, मिनिमली प्रोसेस्ड है, बहुत कम मिनिमल है। सेकेंड आता है आपका प्रोसेस्ड कटलरी। ठीक है, बेसिकली कलनरी इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे होते हैं जैसे बटर वगैरह होते हैं जो कि आपके कुछ पीरियड के लिए चल जाता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा रिफाइन, थोड़ा सा ग्राइंडिंग किया जाता है, मतलब बिल्कुल एज इट इज भी यूज नहीं कर रहे नेचर से, थोड़ा सा उसको प्रोसेस कर रहे हो। फिर आपका आता है स्टेज 3। स्टेज 3 शो क्या कर रही है, जो ज़्यादा प्रोसेस्ड है, जैसे आपके हो गए ओट्स हो गए, ब्रेड्स हो गए, जो कि जिनकी ड्यूरेशन मैं बोलूँगी एक्सपायरी होती है 1 हफ्ता हो गया, 5 दिन हो गए। तो जब ज़्यादा एक्सपायरी है तो ऑफकोर्स ही बात है उसमें ज़्यादा आपके प्रिजर्वेटिव वगैरह डले होंगे। चौथा होता है अल्ट्रा प्रोसेस, जिसको आप हाईली प्रोसेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम 1 महीने बाद की डेट है, चल ही रही है, क्योंकि आप उसको इतना प्रोसेस करते हो कि उसमें कीड़े ना पड़े, वो ना करे, तो उसमें प्रिजर्वेटिव बहुत डालते हो। देखो लिखा है इंडस्ट्रियल फॉर्मुलेशन यूजिंग एक्सट्रैक्टेड सब्सटेंस, जो हाईली प्रोसेस्ड होते हैं, केमिकली मॉडिफाई किया जाता है, केमिकली उन्हें मॉडिफाई किया जाता है, कॉस्मेटिक एडिटिव्स डाले जाते हैं, इस तरीके के एडिटिव्स डाले जाते हैं जिससे आपका पैकेज फूड महीना चले। नहीं तो एक बात बताओ, एक क्रीम रोल है, पैक करने के बाद 2 महीने कैसे चल रहा है? क्योंकि आपने उसमें इतने प्रिजर्वेटिव डाले हैं, कॉस्मेटिक एडिशंस डाले हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, मीट मटर प्रोडक्ट्स हो गए, पैकेज स्नैक्स हो गए, वो सारी चीज़ें आपकी आती हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड, यही इसका क्लासिफिकेशन है। मैंने तुम्हें ऊपर पहले पिक्चर दिखा दी, अब पढ़ाने जा रही हूँ थियोरिटिकली। मिनिमल प्रोसेस, अब ये कहते हैं प्रोसेस्ड फूड के क्लासिफिकेशन बताओ। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है 3 नंबर का। मिनिमली प्रोसेस्ड फूड वो होता है जो आपका कम हुआ है, तो उसको आप डायरेक्ट वॉश कर रहे हो, छील रहे हो, पील करके स्लाइस करके खा रहे हो, प्री कट वेजिटेबल है। प्रिजर्व्ड फूड्स क्या होता है, जिसको आप बेसिकली क्या कर रहे हो, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हो, ज़्यादा टाइम तक शेल्फ में रख सकते हो, बेसिकली फ्रिज में रख सकते हो। जैसे कि फ्रोजन पीस हो गए, आप डायरेक्ट मटर लेने जाओ, वो सकते तो ज़्यादा टाइम तक ना लगे, पर फ्रोजन पीस पैकेज्ड है, उसमें प्रिजर्वेटिव डला है, काफ़ी टाइम तक चलेगी। ठीक है, कैंड फ्रूट्स हो गए, ऐसे फ्रूट्स जो कैंड फ्रूट्स हैं, ज़्यादा टाइम तक चलेंगे। मैन्युफैक्चर्ड फूड्स क्या होते हैं, ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर चेंज, बेसिकली जैसे कि अचार हो गया, एक 6 महीने चल रहा है, तो जो उसको ओरिजिनल आप इस तरीके से उसमें चेंजेस लेके आ रहे हो, मतलब बेसिकली नींबू सीधा आप इतने टाइम नहीं चला सकते, बट नींबू काट के उसका अचार बना दोगे तो इतने टाइम चला लो, क्योंकि आप उसमें प्रिजर्वेटिव डाल रहे हो, आप उसमें सॉल्ट जो भी आप डाल रहे हो टू मेक दिस मैन्युफैक्चर्ड, देन इट इज कॉल्ड एज फॉर्मुलेटेड फूड। फॉर्मुलेटेड मतलब इंग्रेडिएंट्स उसमें मिक्सड कर रहे हो एंड प्रोसेस कर रहे हो, जैसे कि ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया। देन इज योर फूड डेरिवेटिव्स। फूड डेरिवेटिव मतलब कंपोनेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉ फूड, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम सीड्स ऑयल। तो आपको कह रहा है कि आप अपने फूड को कैसे प्रोसेस कर सकते हो, क्या क्या तरीके हैं। मिनिमली प्रोसेस में क्या बोल रहे हो, आप सीधा वॉश करा, पील करा और स्लाइस प्री कट काट रहे हो। प्रिजर्व फूड में आप क्या कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, उसे प्रिजर्व नाम से ही पता चल रहा है, आप काफी टाइम के लिए प्रिजर्व कर रहे हो। तीसरा होता है मैन्युफैक्चर, जहाँ पे आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग चेंज कर रहे हो, नींबू ना बेच के अचार बेच रहे हो, है ना, तो आप अपना प्रोडक्ट ऐसा बेच रहे हो जो ज्यादा टाइम तक टिके। फ्रूट्स ना बेच के जूस बेच रहे हो, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के मिक्स जूस बेच रहे हो। ठीक है, फॉर्मुलेटेड क्या होता है, जहाँ पे आप अपने इंग्रेडिएंट्स इस तरीके से डाल दो कि वो ज्यादा टाइम तक चले। फूड डेरिवेटिव्स क्या होता है, जहाँ पे आप अपने फूड्स को रॉ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब सीड्स ना बेच के सीड्स में से ऑयल निकाल के फिर बेच रहे हो। ठीक है, आई होप यू लव दिस। अभी आगे पढ़ा है, चैप्टर 4 भी बचा है, फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। अब मैं बात कर रही हूँ फूड की क्वालिटी के बारे में और फूड की सेफ्टी आपको हमें कैसे करनी चाहिए।
फूड सेफ्टी, ensuring food is safe from harm and will not cause illness well consumed। आप ध्यान रख रहे हो कि जब आप फूड को ले रहे हो वो आपके लिए सेफ है ना, आपका जो फूड है वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है, वो सेफ है और वो आपको बीमारी कॉज नहीं करेगा। तो आपको फूड सेफ्टी उसी को ही कहते हैं। कोई भी चीज़, मामा क्या कहती हैं, ब्रेड लेके आ रहे हो एक्सपायरी चेक करके आके कहीं पुराना तो नहीं है, क्यों? क्योंकि आप अपनी फूड सेफ्टी के लिए वरीड हो, क्या ये फूड हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, क्या हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। गंदा खाना खाने से बहुत गंदी गंदी बीमारियां भी हो सकती हैं, उसी को ये फूड सेफ्टी की बात कर रहा है। ये फूड की क्वालिटी को चेक करो और फिर फूड को ध्यान से सेफ्टी के साथ खाओ। फूड सेफ्टी समझ में आया क्या है कि यू हैव टू एंश्योर दैट वेदर योर फूड इज सेफ और नॉट एंड विल नॉट कॉज एनी इलनेस व्हेन कंज्यूम। जब आप खाओगे तो कोई बीमारी ना हो। फूड हजार्ड, क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं, क्या क्या बीमारी हो सकती है। हजार्ड कैसे होते हैं? हजार्ड बेसिकली फिजिकली हेयर, स्टोन, ग्लास, इंसेक्ट। मतलब एक खाने में क्या हो सकता है कीड़े लग जाए। फिजिकली क्या हो सकता है? फिजिकली मतलब कि उसमें कीड़े लग गए या फिर उसमें पत्थर हो। कभी कभार होता है आटा जब लेके आते हो उसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं, तो इसलिए घर में भी औरतें उन्हें छानती है, मामा लोग हमारी छानती है। ग्लास हो गया, ग्लास हो सकता है कि ग्लास पीसेस ना हो। हेयर, खाना बनाते टाइम बाल चले गए। तो दीज आर योर फिजिकल फूड हजार्ड जो आपको खाने से हार्मफुल हो सकता है। तो ये आपके फिजिकली है। केमिकली क्या हो सकता है? पेस्टिसाइड, ओवर पेस्टिसाइड है यार, किसी ने बहुत ही ज्यादा प्रिजर्व कर दिया। ओवर एडिटिव्स, आपको नहीं पता चलता कितने लोग एक्चुअली में पीछे की जो पैकेजिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है ना कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, कितना शुगर, क्या आप चेक करते हो? नहीं करते ना चेक, बट एक्चुअली में करना चाहिए। क्या पता उसने एडेड, मतलब बहुत ही वेजिटेबल ऑयल कहते था कि वो गंदा है, ठीक है, इतना गंदा ऑयलिंग डाल रखा है। क्लीनिंग केमिकल्स, आप क्लीनिंग केमिकल्स डाल रहे हैं, आपको पता ही नहीं क्या क्या केमिकल्स है अंदर, बट आप उसे खाए जा रहे हो क्योंकि आपको टेस्ट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो टेस्ट तो बढ़ा देते हैं बट अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नहीं बताते, ठीक है। तो फिजिकली समझ में आया, हेयर, स्टोन, ग्लास, इंसेक्ट, इन ये सब चीजें हो सकती हैं। केमिकली ये आपको ये बता रहा है आपका फूड कैसे डैमेज हो सकता है, क्या क्या उसके डैमेज, बेसिकली उससे क्या क्या खतरे, किन सब चीज़ों से वो डैमेज होगा और उससे खतरे हो सकता है। तो फिजिकली क्या बोला? हेयर, स्टोन, ग्लास। केमिकली क्या बोला? एडिटिव्स हो गए, पेस्टिसाइड हो गए, अडल्ट्रेटेड, उसे बहुत खराब कर दिया। बायोलॉजिकली क्या हो सकता है? उस पर कीड़े लग गए, बैक्टीरिया लग गए, वायरस लग गए, तो खुद से होता है। बायोलॉजिकली मीन्स बाय नेचर इट इज हैपनिंग बाय इट्स ओन, फॉर एग्जाम्पल फंगस लगना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फूड इन्फेक्शन और फूड इंटॉक्सिफिकेशन क्या होती है? इंटॉक्सिकेशन क्या होती है? इन्फेक्शन मतलब क्या होता है कि आपने खाना खाया और बेसिकली कॉज्ड बाय ईटिंग फूड कंटेनिंग लाइव हार्मफुल बैक्टीरिया। खाने में ऑलरेडी बैक्टीरिया था, फंगस वाली ब्रेड खा ली तो बीमारी हो गई, तो इन्फेक्शन हो गया पेट में, ठीक है। जैसे कि इसने एग्जांपल भी दिया है सैल्मोनेला, ठीक है। तो सैल्मोनेला एक बीमारी इसने बताई है, या आपको सैल्मोनेला हो सकता है कि अगर आपने एक बैक्टीरिया लगा हुआ फूड खा लिया, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन क्या होती है? कॉज्ड बाय ईटिंग फूड कंटेनिंग टॉक्सिक पॉइजन्स जब प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इवन इफ द बैक्टीरियाज आर डेड। तो बेसिकली क्या कह रहा है, आपने ब्रेड पीस खाया, उस पर फंगस लगी हुई है, लाइव है, उसको खा लिया तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? सैल्मोनेला हो जाएगा, ठीक है। बट अगर इंटॉक्सिकेशन क्या होगी? वो तो बैक्टीरिया मर गए बट वो मरे होंगे तो ऑफकोर्स सी बात है कि उसने टॉक्सिन, वहां पे गैस या पॉइजन छोड़ा होगा ना, ठीक है। पता है ना, हर अपना वेस्ट निकालता है बैक्टीरिया भी, बैक्टीरिया का भी प्रॉपर बायोलॉजिकल सिस्टम है। तो उसके जो टॉक्सिन गैस निकल रहा है, उसकी जो पॉइजन निकल रहा है, वो तुमने खा लिया तो वो क्या हो गया? आपका इंटॉक्सिकेशन हो गया। जहाँ पे बैक्टीरिया तो मर गए हैं बट उनकी जो है उनके पॉइजन और टॉक्सिन वगैरह पड़ा है, तो वहां से आपको एक और बीमारी हो सकती है, स्टैफिलोकोकस, ठीक है, स्टैफिलोकोकस हो सकती है, स्टैफाइलोकस हो सकती है आपको बीमारी। ये बीमारियों का नाम याद कर लेना, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट मेन डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि आपको फूड इन्फेक्शन और फूड इंटॉक्सिकेशन से क्या बीमारी हो सकती है। देखो इसमें बहुत अच्छा डिफरेंस लगा हुआ है, ध्यान से समझो। इन्फेक्शन होता है जब आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपको बैक्टीरिया अंदर चला गया, कहता है ना मेरे को तो वायरल इन्फेक्शन हो गया, क्यों? क्योंकि आपको बैक्टीरिया अंदर लग गया। इसी तरीके से फूड इन्फेक्शन क्या है कि आपको बैक्टीरिया लग गया जहाँ पे यू आर कंज्यूमिंग लाइव, देखो लिखा हुआ है साफ, इट अकर्स व्हेन कंज्यूमिंग फूड दैट कंटेन लाइव पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। आप पैथोजेनिक मतलब जीता जागता बैक्टीरिया अंदर ले रहे हो तो वो आपको क्या दे देगा? लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले रहे हो तो वो फूड इन्फेक्शन है। बट फूड इंटॉक्सिकेशन क्या होती है? जहाँ पे इंजेशन ऑफ फूड, आपसे खाया नहीं जा रहा बिकॉज ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डेड, बैक्टीरिया मर गया बट उसने जो गैसेस छोड़ी है, टॉक्सिन छोड़ा, पॉइजन छोड़ा, वो उस वजह से आप नहीं खा पा रहे, उसको कहते हैं इंटॉक्सिकेशन, क्योंकि टॉक्सिन है अंदर, ठीक है। अब स्लो टेक आवर्स, ये क्या होगा? जब इन्फेक्शन होता है तो धीरे धीरे होता है, पर रैपिड अगर आपको इंटॉक्सिकेशन हो गई तो तुरंत आपको क्या होगा? रैपिड आपको देखने को मिलेगा, मोस्टली मिनट्स या घंटे में पता चल जाएगा कि आप बीमार हो, ठीक है। अब वो कह रहे हैं सिस्टमैटिक यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सिस्टमिक मतलब आपको वॉमिटिंग फील होगी, डायरा फील होगा, डायरिया होगा, फीवर होगा, बहुत अच्छा पहचान होती है कि फीवर होने लग जाता है, ठीक है।
और अगर आपको इंटॉक्सिकेशन होती है वहाँ भी आपको वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया जैसा लग सकता है, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं कि आपने, क्योंकि वो आपने ऐसा खाना खा लिया है जहाँ पे जो टॉक्सिन है वो डायरेक्ट रिएक्ट कर रहा है, तो आपको न्यूरोलॉजिकल भी कुछ केसेस में देखने को मिलता है। ये ज़्यादातर होता है आपका जो इन्फेक्शन है वो फैलता है आपका कम्युनिकेबल, कहते हैं ना इसको कोल्ड हो रहा है इसने मुझे भी कर दिया, इसको हो रहा है जैसे कर दिया। एक्चुअली मैं अपने मामा के घर पे आई थी होली के टाइम पर, बच्चों के साथ खेल रही थी, उनको कोल्ड हो रहा मुझे भी कोल्ड हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली कम्युनिकेबल। तो दिस इज कम्युनिकेबल, बट इंटॉक्सिकेशन इज नॉन कम्युनिकेबल, ये ऐसे नहीं फैलता क्योंकि वो आपने खाया है और वो आपकी बॉडी के अंदर है, तो वो इस तरीके से आपके नहीं फैलेगा क्योंकि अब वो टॉक्सिन और पॉइजन आपकी बॉडी में स्प्रेड होगा। कॉमन पैथोजन ये आपके पैथोजन होते हैं, ठीक है, और वो आपको अपने बता रहा है कि इससे कौन सी बीमारी हो सकती है, सैल्मोनेला हो सकती है, और उससे क्या हो सकता है आपका स्टेफाइलोकोकस हो सकता है। नेक्स्ट आता है फूड स्टैंडर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका FSSAI क्या होता है, ठीक है, और AI क्या होता है, और कोडेक्स क्या होता है। ये सारे आपके जो होते हैं ना अलग अलग क्या होते हैं, फूड एसोसिएशन होती है, स्टैंडर्ड्स होते हैं बेसिकली एक खाने को मार्केट में लॉन्च करने से पहले, या फिर मैं बोलूँ कि पैकेजिंग फूड को जनता तक पहुँचाने से पहले आपको ये सारे क्राइटेरिया पूरे करने पड़ते हैं। ऐसे तो आदमी कुछ भी बेच देगा ना, किसी को क्या है, पैसा कमाने के लिए लोग आदमी गंदा बेचते ही हैं ऑलरेडी, वैसे तो इंडिया में बेचते ही हैं पैसे कमाने के लिए, बहुत गंदा चीज़ है। बट अगर मैं बोलूँ किसी ने बहुत ही हार्मफुल वो सब डाला है, उसको एक बेसिकली क्या होता है कि ये क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। तो जो आपका FSSAI है ये क्या काम करता है, ये FSSAI का फुल फॉर्म बता देती हूँ, फूड सेफ्टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, जो कि ये ध्यान रखती है एंश्योरिंग कि जो भी आप कि your food meets that quality, specific standard quality, the primary regulatory body in India ensuring food quality, जो food quality को चेक करती है। जो ये FSSAI के लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये सारे आपके जो पैकेजिंग फूड है इनकी कंपनीज में जाते हैं, टेस्टिंग भी करते हैं कि किस तरीके से खाना बना रहे हैं, क्या सही क्वालिटी है या नहीं है, गंदा मैदा तो नहीं दे रहे, गंदी क्वालिटी तो नहीं दे रहे, पैकेज फूड में कीड़े तो नहीं लगे हुए। ये सारी क्वालिटी को कौन चेक करता है, ये लोग चेक करते हैं। यही इन लोगों ने अपना एक सिस्टम बना रखा है कि जैसे अगर वेजिटेबल ऑयल है फॉर एग्जाम्पल, तो ये 2 ग्राम का ही होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा का यूज़ नहीं होना चाहिए, तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए गलत है, या इंडियन हेल्थ के लिए, इंडियन बॉडी के लिए गलत है, बेसिकली इट्स हार्मफुल टू देम। तो ये सारे जो होते हैं ये रेगुलेटरी है, रेगुलेटरी मतलब ये आपके लिए स्टैंडर्ड सेट करती है कि आपका खाना ये क्वालिटी मीट करना ही चाहिए, इससे बेकार है तो आप मार्केट में डाल ही नहीं सकते, ठीक है। देन इज योर कोडेक्स, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, CAC, दैट इज योर कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एस्टैब्लिश्ड बाय FAO एंड WHO आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों ने ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो कि CAC है इसको लॉन्च किया टू डेवलप इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड। एक तो होता है इंडियन फूड स्टैंडर्ड, आपको पता होगा फूड ऐसी चीज़ है जो सबके लिए हम सेम नहीं कर सकते क्योंकि सबकी बॉडी टाइप अलग है, हर इंसान अलग अलग जगह पे ग्रो हुआ है। जैसे कि मैं बोलूँ वेस्ट इंडीज़ अलग है, यहाँ के लोग अलग हैं, UAE अलग है, US के लोग अलग हैं, यूरोप के लोग अलग है, तो उनकी जो बॉडी है वो खाने को अलग अलग तरीके से परसीव करती है। हम लोग जैसे स्पाइसी खा लेते हैं, वो लोग नहीं खा पाते हैं, तो हमारे हिसाब से अलग अलग फूड सेफ्टी और अलग अलग जगह की अलग अलग फूड स्टैंडर्ड है। बट कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो इंटरनेशनली फॉलो होता है, कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेंगी ना कि ये तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए, तो दैट इज योर CAC, दैट इज योर कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जो कि इंटरनेशनली फूड स्टैंडर्ड फॉलो होता है, ठीक है। इंडिया में कौन सा होता है FSSAI, तो गलत मत करना है, FSSAI और यहाँ पे कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC, CAC इज फॉर इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड और वो आपका इंडियन है। फिर एक आपका आता है HACCP, दैट इज हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, मतलब आप हजार्ड को एनालिसिस कर रहे हो, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जो उसका क्रिटिकल पॉइंट है वहीं पे, तो इट्स अ प्रिवेंटिव सिस्टमैटिक अप्रोच टू फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी का आप ध्यान रख रहे हो, दैट आइडेंटिफाइज एंड कंट्रोल बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल हजार्ड एट एवरी स्टेज ऑफ फूड प्रोडक्शन। बेसिकली ये बहुत ही अच्छी होती है, बेसिकली ये एक मैं बोलूँगी एक अप्रोच है जो कि एक खाना, मैं बोलूँगी खाना आप फार्म से तोड़ के ला रहे हो, वहाँ से लेके आप उसको कैसे मॉडिफाई कर रहे हो, पूरे प्रोसेस में कहीं भी अडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, राइट। ऐसा तो नहीं ना तुमने तोड़ा वहीं अडल्ट्रेशन होगी उसके बाद आगे दिखा रहे हो हमने तो कुछ करा ही नहीं, तो ऐसे नहीं, तो आपको पूरे प्रोसेस में लोग चेक कर रहे हैं कि आपने कहीं गड़बड़ तो नहीं करी है,
ठीक है। हालांकि आजकल तो आपको पता ही है, सब घूस दे के सब इधर उधर हो जाता है, इसलिए कुछ भी चीज़ आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि मार्केट में अच्छी क्वालिटी की है या नहीं है। आपके कितने अच्छे अच्छे चैनल्स हैं ट्रस्टिफाइड जैसे, जो कि ये बताते हैं कि ये खाना अच्छा है या नहीं है। तो बेसिकली बिकॉज यही सब बेसिस पे, क्योंकि हमारी जो फूड अथॉरिटी वो उतना स्ट्रांगली एक्शन नहीं लेती है कुछ चीज़ों पे लेती है जब यहाँ पे ऑडिट्स वगैरह होते हैं, चेक करते हैं फूड क्वालिटी। इसी तरीके से HACCP, दैट इज योर हजार्ड एनालिसिस, खतरे को एनालिसिस किया कि उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ। बायोलॉजिकली क्या फूड को खतरा हो सकता है, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, नेचर में अगर हम उसको एक्सपोज करते हैं तो क्या क्या चीज़ें, मतलब मॉइस्चर से क्या हो सकता है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मॉइस्चर, मैं बोलूँगी कि उसमें कौन से बैक्टीरिया, केमिकली क्या क्या हो सकता है, एंजाइम वगैरह क्या हो सकता है, और फिजिकली क्या क्या उसमें डैमेज हो सकता है एट एवरी स्टेज। ये आपके फूड स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आती हूँ आपके, अब देखो चारों चैप्टर कवर कर दिए, बट अभी जाना नहीं है जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं बनता। हमेशा मैम कहती हैं आपको कि बच्चों हमेशा पहले रिवीजन करके क्वेश्चन जरूर करो। अभी टॉपिक करें, अभी क्वेश्चन करोगे तो पता चल जाएगा कि बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। मैंने एक्स्ट्रा टर्म्स डाली हैं, कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स के बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे NCERT के MCQ के, मोस्ट छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, 3-4 ही क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। चलो पहले ये वाले कुछ ना हमारे ऐसे टॉपिक हैं जो NCERT के अंदर कुछ टर्म्स है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें नहीं पता होंगी तो मे बी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। वट एजुकेशनल पाथ मच शी फॉलो, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। रिया वॉन्ट्स टू बिकम अ डाइटिशियन, रिया को डाइटिशियन बनना है बड़े होके, तो क्या है एजुकेशनल पाथ उसको फॉलो करना चाहिए डाइटिशियन बनने के लिए। टू बिकम अ क्लिनिकल डाइटिशियन, एक डाइटिशियन बनने के लिए वन मस्ट कंप्लीट BSc, दैट इज योर बैचलर ऑफ साइंस इन होम साइंस। किस में करोगे आप, होम साइंस के अंदर, होम साइंस के अंदर या न्यूट्रिशन के अंदर अपना BSc कंप्लीट करो। दिस इज फॉलोड बाय पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद एक पोस्ट ग्रेजुएशन करो आप अपनी UG, बेसिकली आप पहले अंडर ग्रेजुएट बनो, आप अपना 3 साल का अपना BSc कंप्लीट करो, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करो इन डाइटिक्स या फिर क्लिनिकल इंटर्नशिप करो, फिर आप इंटर्नशिप करो एंड देन यू गेट अ सर्टिफिकेशन। तो टू गेट अ सर्टिफाइड दे क्लियर द एग्जाम टू बिकम रजिस्टर्ड डाइटिशियन, फिर आप अपना RD का एक एग्जाम क्लियर करो। ये तो हर इंस्टीट्यूट के साथ है। आप आगे जाके, जैसे मैं डिजाइनिंग पढ़ाती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ पहले बैचलर डिग्री करोगे डिजाइनिंग की, डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट उसके बाद आप एक मास्टर्स करते हो, तो सिमिलरली हर डिग्री के साथ है। पहले आप बैचलर ऑफ साइंस करोगे होम साइंस, उसके बाद अपना PH करोगे, PG करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे डाइटिक्स में, और उसके बाद आप फिर जाके इंटर्नशिप करोगे, और उसके बाद अपने आप को रजिस्टर्ड डाइटिशियन के लिए सर्टिफिकेशन ले लोगे, ठीक है। व्हाट इज अ मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम क्या होती है, ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन बनता है। अलॉन्ग साइड ICDS, ठीक है, प्रोग्राम वी ऑलरेडी कवर्ड एक्सप्लिसिटली मेंशन द मिड डे मील स्कीम नाउ कॉल्ड एज PM पोषण, जिस स्कीम को मिड डे मील को तो हम जानते हैं कि यार स्कूल में खाना मिलता है बच्चों को, उसको मिड डे मील कहते हैं, पर PM पोषण इसी का एग्जैक्ट नेम है। इट इज अ वाइटल गवर्नमेंट इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी डिजाइन टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ प्राइमरी स्कूल। बेसिकली जो कि आपने पहले स्टार्ट होता था सरकारी स्कूल से कि वहाँ पे बच्चों के पास खाना वगैरह नहीं मिलता, तो हम उन्हें खाना देंगे, अच्छी क्वालिटी का खाना देंगे, उनकी प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ को बूस्ट करने के लिए, वाइल साइमल्टेनियसली इंक्रीजिंग स्कूल अटेंडेंस, जिससे कि स्कूल में अटेंडेंस भी बढ़े। 2 तरीके हैं, क्योंकि क्या होता है खाना मिलेगा तो एटलीस्ट बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, तो प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन भी बढ़ेगी, और सेकेंडली उन्हें खाना मिलेगा तो उन्हें बेनिफिट भी होगा। आजकल प्राइवेट में भी होता है, बट ऑफकोर्स वो लोग फीस लेते हैं। अब एक एग्जांपल आता है, क्वेश्चन बनता है अडल्ट्रेशन वर्सेस कंटामिनेशन, अडल्ट्रेशन और कंटामिनेशन का डिफरेंस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन कम इन एग्जाम। फूड अडल्ट्रेशन मतलब दिस इज देन इंटेंशनल और एक्सीडेंटल एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। आप किसी खाने में गंदगी डाल रहे हो, एडिशनली डाल रहे हो, एक्सीडेंटली डाल रहे हो, उसे गंदा कर रहे हो, सस्ता बना रहे हो, अननेसेसरी बहुत बेकार बना रहे हो, टू फूड टू चीट द कंज्यूमर के लिए आप चीट करने के लिए, टू चीपन द प्रिपरेशन, अपनी प्रिपरेशन सस्ता करने के लिए। जो भी खाना बेच रहा है वो यही चाहेगा ना कि मैं सस्ते में बनाऊं और महंगे में बेचूं। ऑफकोर्स ही बात है, सस्ते में बनाऊं या महंगे में बेचूं जिससे कंज्यूमर खरीदे, तभी तो उसको वो होगा, प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली खाने को अडल्ट्रेटेड मतलब उसमें इम्प्योर चीज़ें डालना। मैं बोल रही हूँ बड़ी बड़ी कंपनी देख लो, सनफीस्ट की एक नई चॉकलेट आई है, मैंने खाई थी, 10 रुपये की थी, उसके पीछे वेजिटेबल ऑयल कितना ज़्यादा है, बहुत बेकार है। अब बोलोगे कि मैं तो बेकार चीज़ें बता रही हूँ, बट मैं बेनिफिट की चीज़ें बता रही हूँ, सारी बेकार क्वालिटी की चीज़ें। क्यों? क्योंकि इन लोगों को फायदा हो, जिससे कि टू चीट द कंज्यूमर को चीट करा, अपनी प्रिपरेशन को सस्ता किया, विच डिमिनिशेस द क्वालिटी ऑफ फूड, जिससे आपकी जो खाने की जो क्वालिटी है वो बेकार हो जाएगी। सो एडिंग वाटर टू मिल्क, कितने होते हैं, दूध वाले होते हैं, मैं नीचे ही देख रही होती हूँ, मैं चलो पैकेज दूध की तो मुझे को पता नहीं, बट दूध वाले भी क्या करते हैं, दूध में पानी मिला के बेच रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अडल्ट्रेटेड ही है। पपाया सीड्स टू ब्लैक पेपर, तो बेसिकली जो आपके पपाया सीड्स होते हैं उससे ब्लैक पेपर बना रहे हैं सस्ता करने के लिए, ठीक है। तो
बेसिकली आपके खाने, और इंडिया में तो फूड अडल्ट्रेटेड ही मिलता है, मतलब मैक्सिमम टाइम 90%। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे वो इम्प्योर सस्ती चीज़ें आपके पेट में डाल रहे हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा क्या है कि अगर सस्ता वो प्रिपेयर करेंगे दे कैन अर्न प्रॉफिट। आई होप यू अंडरस्टूड। फूड अडल्ट्रेटेड मतलब टू एडिंग द इम्प्योरिटीज इन योर फूड टू चीट द कंज्यूमर, चीपन द प्रोसेस, अपने प्रोसेस को सस्ता करना एंड क्वालिटी को बेकार करना। फूड कंटामिनेशन क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल ऑब्जेक्शनेबल फॉरेन सब्सटेंसेस। जब आप देखो, अभी तो ये हो गया कि आप इम्प्योरिटी डाल रहे हो बट एटलीस्ट तुम खा रहे हो तो ठीक है, बट कंटामिनेशन का मतलब क्या है कि फूड को बहुत ही हार्मफुल बना रहे हो, फॉरेन सब्सटेंसेस डाल रहे हो, केमिकल डाल रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल रहे हो इन फूड बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर प्रोसेसिंग और स्टोरेज। एग्जाम्पल जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया, रेजिड्यू ऑन एप्पल हो गया, रेजिड्यू डाल रहे हो। अडल्ट्रेशन मतलब क्या है कि फूड को आप खराब कर रहे हो, अडल्ट्रेटेड कर रहे हो बस, और सस्ते में कंज्यूमर को बेवकूफ़ बना के बेच रहे हो। कंटामिनेटेड का मतलब क्या है कि फूड में आप बिल्कुल ही बेकार, मतलब उसको हार्मफुल बना रहे हो। एक होता है गंदा, एक होता है इससे तो खतरा ही है, मर जाओगे। तो हार्मफुल चीज़ें क्या होती है? जहाँ पे आप केमिकल्स डाल रहे हो जो बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, कैंसर कॉज कर सकती हैं, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हो, रेजिड्यू डाल रहे हो, वो सब। फिर एक लास्ट क्वेश्चन इसमें से आता है टॉक्सिसिटी वर्सेज हजार्ड। ठीक है, टर्म है, और टॉक्सिसिटी क्या होता है और हजार्ड क्या होता है। अच्छा, इन सब पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, नॉट वर्सेस पूछ सकता है व्हाट इज अ हजार्ड इन फूड्स, या फिर व्हाट इज फूड अडल्ट्रेटेड, व्हाट इज कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड, तो ये पता होना चाहिए। टॉक्सिसिटी क्या होता है? द बिल्ड इन कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू प्रोड्यूस हार्म। टॉक्सिसिटी मतलब कि एक खाने में क्या कैपेसिटी है जो कि हमें हार्मफुल या इंजरी पहुंचा सकती है। हजार्ड क्या होता है? द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी दैट हार्म विल एक्चुअली हैपन व्हेन द सब्सटेंस इज कंज्यूम्ड। टॉक्सिसिटी मतलब कि इस चीज़ से हमें सीधा इंजरी होगी, हार्म होगा, ये दिस इज टॉक्सिक। कहते हैं ना एक इनबिल्ट, इस चीज़ में ऑलरेडी डला हुआ है। दोनों चीज़ों में समझो बहुत ही कम फर्क होता है। जैसे अडल्ट्रेटेड और कंटामिनेशन में बहुत ही कम फर्क था। अडल्ट्रेटेड मतलब कि खाना गंदा है बट आप खा रहे हो, कंटामिनेटेड मतलब इससे हमें खतरा है। इसी तरीके से टॉक्सिसिटी और हजार्ड में फ़र्क होता है। हजार्ड मतलब हम इस चीज़ का पता लगा रहे हैं कि अगर हम इसको खाते हैं तो कितना ये हमें हार्म दे सकती है, कंज्यूम करने के बाद कितना खतरा कर सकती है। एक होता है कि हाँ हमारे लिए थोड़ा खतरा है, खतरा है कि हमें बहुत सारा खतरा हो सकता है। टॉक्सिसिटी यहाँ पे क्या होती है? एक बिल्ड इन कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस हार्म, जहां पे आपको डायरेक्ट बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है, बहुत ज्यादा इंजरी डायरेक्ट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अपने आरटी के 1 मार्क के क्वेश्चन जो कि आपकी बुक के अंदर से मैंने निकाले हैं। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज हिडन हंगर। हिडन हंगर क्या होता है? इट रेफर्स टू द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज। मतलब कि क्या एक चीज़ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, विटामिन की कमी हो सकती है, मिनरल्स की कमी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन हो गया, जिंक हो गया, विटामिन ए, जो कि हमें विजिबल ही नहीं होगा। मतलब इन न्यूट्रिएंट्स की कमी है जो कि हमें हो सकता है विजिबल ही ना हो, जैसे कि हमें वेट लॉस एकदम दिखाई देता है, बट इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो यही लाइन इसने लिखी है कि इट रेफर्स टू द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज लाइक लैक ऑफ एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स दैट आर नॉट विजिबली अपेरेंट, जो हमें दिखाई नहीं देते, लाइक वेट लॉस बट सेवरली इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट करेंगे हमारी हेल्थ और डेवलपमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि FSSAI जो आपका एक्ट है ये कब आया, इम्प्लीमेंट कब हुआ, जो अथॉरिटी है इंडिया की। तो ये अथॉरिटी जो है हमारी ये 2006 में लागू हुई थी, ये एक्ट हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस क्या होता है? गोल्डन राइस की बात करूं तो चावल है आपका, चावल को गोल्ड कह रहा है, मतलब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग अपने राइस को हाई क्वालिटी, मतलब उसमें क्या डाल रहे हैं? बेटा कैरोटीन डाल रहे हैं। जब हम बेटा कैरोटीन डाल रहे हैं तो उसके अंदर हम प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए को और बढ़ा रहे हैं, जिससे कि जो लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस है, आंखों में नहीं दिखाई देता है, कंप्लीटली ब्लाइंड होने के चांसेस है, वहाँ पे उनको क्या है, उनकी डेफिशिएंसी की, उनकी जो विटामिन ए की कमी है वो कम हो। इसलिए ये अलग, जैसे मैंने बोला ना कि आपके सॉल्ट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सॉल्ट, एक होता है आयोडाइज सॉल्ट, राइट। इसी तरीके से जो राइस भी होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है राइस, एक होता है आपका गोल्डन राइस, जिसमें आप क्या कर रहे हो? हाई लेवल के बेटा कैरोटीन डाल रहे हो। नेक्स्ट इज WTO एंड ISO। WTO आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपको ये बताती है कि अगर मुझे बाहर एक्सपोर्ट करना है, या फिर मैं बोल रही हूँ कि मेरे को यहाँ पे मटर एक्सपोर्ट करना है बाहर फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे उस फूड की क्या स्टैंडर्ड को रखना पड़ेगा। मैं क्या कुछ भी बेच सकती हूँ? क्या मैं बेकार क्वालिटी का मटर बेच सकती हूँ? नहीं। या फिर मैं बोलूँ कि एक ऑयल बेच रही हूँ तो उसकी क्या क्वालिटी है? तो एक स्टैंडर्ड जो ट्रेडिंग की होती है वो हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्लस आपका ISO क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जो ये बोलता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ के ये स्टैंडर्ड है जो उसको मीट करने ही पड़ेंगे, तभी आप कर सकते हो, नहीं तो लोग अपने फायदे के लिए बेकार चीज़ों को एक्सपोर्ट करते रहेंगे। तो ये दोनों ही क्या होती है? आपकी इंटरनेशनल फूड ट्रेड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं। नेक्स्ट मैं आती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। आपको आई होप मेरी स्क्रीन ढंग से दिख रही है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे? इंटरनल एंड पेरेंटल फीडिंग क्या होती है? इंटरनल फीडिंग वो होती है जहाँ पे
देखो दोनों में ही आप माउथ से तो नहीं लेते हो, ना तो आप एंटरल में लेते हो या फिर आप ना ही आप अपने पेरेंटल पे लेते हो। तो आप कैसे कर रहे हो, मतलब आपका फूड इनटेक कैसे हो रहा है। एंटरल में क्या होता है, आप डायरेक्टली जो आपकी ट्यूब्स के थ्रू फूड जा रहा है सीधा स्टमक में, वहाँ पे क्या है आप माउथ से तो इनहेल नहीं कर रहे हो, बट आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन है वो काम कर रही है, मतलब आपका जीआई काम कर रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो जो भी खाना आप ट्यूब के थ्रू डायरेक्टली आप कहाँ ले रहे हो, आप अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में ले रहे हो, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में ले रहे हो, जो कि आपका बेसिकली वो आपका फंक्शन कर रहा है नॉर्मली। इसने यही लाइन लिखी है, द पेशेंट इज फेड यूजिंग अ ट्यूब, पेशेंट ट्यूब से फेड कर रहा है, दैट इज डायरेक्टली इनटू द स्टमक। कहाँ से अटैच है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि इट इज यूज्ड व्हेन द पेशेंट कैन नॉट स्वैलो, पेशेंट स्वैलो नहीं कर रहा बट देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टिल फंक्शनिंग नॉर्मली, पर जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, ठीक है। फिर आपका आता है पेरेंट्रल फीडिंग। पेरेंट्रल फीडिंग क्या होती है, द पेशेंट इज फेड स्पेशलाइज, यहाँ पे जो पेशेंट है उसको स्पेशलाइज ट्रीट किया जा रहा है, लिक्विड न्यूट्रिएंट्स दिए जा रहे हैं डायरेक्टली इनटू देयर ब्लड स्ट्रीम। यहाँ पे आप खाने, क्योंकि यहाँ पे ना तो इंसान स्वैलो कर सकता माउथ से, ना ही वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को यूज कर सकता, तो फिर उसको न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे, सीधा ब्लड स्ट्रीम, सीधा आपकी खून की नसों में जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, द फूड इज फेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम वाया आईवी ड्रिप। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इंट्रावीनस ड्रिप के थ्रू कर रहे हो। इट इज यूज व्हेन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटली नॉन फंक्शनल और नीड कंप्लीट रेस्ट। ये इसलिए किया जाता है जहाँ पे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। अगर वो डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा होता और स्वैलो नहीं कर सकता तो हम क्या बोलते हैं, ये कौन सी फीडिंग है, एंट्रल है। बट जहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि वो ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है ना स्वैलो कर सकता, तो ये क्या हो गई, आपकी पेरेंट्रल फीडिंग हो गई। व्हाट इज फूड फोर्टिफिकेशन, जैसे कि मैंने बोला था फूड अडल्ट्रेशन और फूड कंटामिनेशन, खाने को गंदा और बहुत गंदा करना होता है, इसी तरीके से फूड फोर्टिफिकेशन होता है खाने को अच्छा करना। अब खाने को अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसके दो एग्जाम्पल दो। फूड फोर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेलिबरेटली एडिंग न्यूट्रिएंट्स। आपने देखा होगा कितने पैकेज फूड होते हैं जो थोड़े महंगे मिलते हैं, कहते हैं ना कि जो अगर आप बेकार खाओ तो सस्ता खाओ, महंगा खाओ तो अच्छा खाओ। तो फिर ये क्यों, क्योंकि उसमें आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हो, आप वहाँ पे विटामिन एंड मिनरल्स स्टेपल फूड में ऐड कर रहे हो टू इंक्रीज इट्स न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी एंड प्रोवाइड अ पब्लिक हेल्थ बेनिफिट। तो पहला इसका ये है कि फूड फोर्टिफिकेशन आप इसलिए करते हो कि आपकी न्यूट्रिएंट्स जो है वो खाने के बढ़ेंगे। दूसरा, जो पब्लिक है, जो हमारी पब्लिक है, जो इंडियन हमारी ऑडियंस है, उनको उसका हेल्थ का बेनिफिट मिले। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि सॉल्ट में आयोडीन डाल दिया जिससे कि लोगों को डायरेक्ट आयोडीन मिल रहा है। तो आपने देखा होगा टाटा की 2 थैली आती हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, एक सस्ती वाली एक महंगी वाली। तो महंगी वाली पे आयोडाइज सॉल्ट होता है। एडिंग विटामिन ए एंड डी टू मिल्क, मिल्क के अंदर ए और डी दोनों विटामिन आप मिल्क और ऑयल में डाल रहे हो जिससे लोगों को डायरेक्ट विटामिन मिल सके। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ HACCP। HACCP क्या होता है, हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जहाँ पे आप हजार्ड को पहले एनालिसिस कर रहे हो कि आपको क्या खतरा हो सकता है, प्लस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। यहाँ पे देखो हजार्ड मतलब है आपने डेंजर का पता लगाया कि यहाँ पे क्या डेंजर इशू हो सकता है। एनालिसिस मतलब उस पर आपने इन्वेस्टिगेशन करी कि अच्छा ये खतरे का पॉइंट है। क्रिटिकल मतलब दिस पॉइंट इज वेरी क्रिटिकल, इसको तो हटाओ, कंट्रोल करो अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, और जो पॉइंट मतलब उसको फिर आप चेंजेस को प्रोसेस में लाओ। तो हजार्ड HACCP क्या है, एक क्रूशियल है जो कि पूरा प्रोसेस, खाना आपने कहाँ से निकाला है, कहाँ से आपने एग्रीकल्चर किया है, किस सॉइल से किया है, वहाँ से लेके आपके पूरा पैकेजिंग तक हर स्टेप पे चेक करता है कि आप फूड क्वालिटी को मेंटेन करते हो या नहीं करते। क्या पता कि पैकेज होने के बाद तो फूड ठीक लग रहा है, हाँ क्वालिटी मीट कर रही है, पर जिस तरीके से आपने निकाला है या जिस तरीके के टूल से निकाला है वो बड़े गंदे हैं, तो वो भी आपको चेक करना है। तो इट इज़ अ प्रिवेंटिव अप्रोच, वो कि आइडेंटिफाई करती है पोटेंशियल फूड सेफ्टी हजार्ड, चेक करती है कि फूड सेफ्टी हजार्ड्स को बिफोर दे हैपन, कि ये खतरा हो उससे पहले आप उन सेफ्टी हजार्ड्स को चेक करती हैं, टेस्टिंग द फाइनल प्रोडक्ट रादर देन टेस्टिंग द फाइनल प्रोडक्ट। बहुत लोग सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को चेक करते हैं, है ना, कि अच्छा ये मैगी का है, अच्छा ये फाइनल प्रोडक्ट, नो, बट HACCP का काम ही है टू चेक द फूड ईच एंड एवरी स्टेज। तो क्या कह रहा है, इट एंश्योर्स फूड सेफ्टी एट ईच एंड सिंगल स्टेप, हर एक सिंगल स्टेप पे देखता है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू पैकेजिंग, रॉ मटेरियल से लेकर पैकेजिंग तक हर स्टेप पे देखता है। इट हेल्प्स मैन्युफैक्चर कंपाइल विद लीगल रिक्वायरमेंट, जो भी उसकी लीगल रिक्वायरमेंट है, और कंज्यूमर के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करता है।
नेक्स्ट हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं, फिर हम अपने एमसीक्यूज करेंगे। बट अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डिफाइन पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है। पीईएम मैंने पहले भी बोला है, एक डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन की, है ना, जहाँ पे लोगों को प्रोटीन और कैलोरीज की कमी होती है। अब इसके दो फॉर्म होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के दो फॉर्म होते हैं, एक को हम बोलते हैं मैरिस्मस और दूसरों को हम बोलते हैं वॉशक्योर। वॉशक्योर क्या यहाँ पे काम क्या करता है, दोनों का बताती हूँ मैं। बेसिकली पीईएम एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि ज़्यादातर लोगों में देखी जाती है, जहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। जैसे कि मैंने बोला प्रोटीन एंड कैलोरीज, डाइट के अंदर प्रोटीन नहीं है, कैलोरीज नहीं है, बट कॉमनली सीन इन यंग चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर बहुत दिखाई देती है। मैरिस्मस का है जहाँ पे बच्चे के अंदर कैलोरीज भी नहीं है। कैलोरीज किससे मिलती है, फैट से, तो फैट भी नहीं है और प्रोटीन भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, जिससे उनका वेस्टिंग मसल्स बहुत वेस्ट हो रही है। लॉस ऑफ सब कॉन्शियसनेस फैट, मतलब मसल्स वेस्ट हो रही हैं, उसका फैट भी नहीं है। बच्चे में दोनों ही चीज़ें नहीं है, वो कंडीशन होती है मैरिस्मस, जो कि राइट साइड पे फोटो है, देखो फैट भी नहीं है और आपका प्रोटीन भी नहीं है। वॉशक्योर की मशीन देखो मैंने यहाँ पे लगाई है, ये क्या है, बेसिकली एक डेफिशिएंसी है जहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन स्वेलिंग, मतलब फैट है तो बेसिकली फैट की वजह से रिटेंशन है, स्वेलिंग है, बेली फेस वगैरह पे फैट है, बट प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रही हूँ, डिफरेंस भी बताया था फूड इन्फेक्शन और फूड इंटॉक्सिकेशन का। तो बेसिकली फूड इन्फेक्शन होता है जब आपके किसी खाने में, मैं बोल रही हूँ जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप डायरेक्टली खा रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली इसमें पहली लाइन वही लिखी है, इट अकर्स व्हेन द पर्सन कंज्यूम फूड और वाटर विद लिविंग, उसमें लिविंग बैक्टीरिया है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सैल्मोनेला कह रहा है, ठीक है, तो आपका जो सैल्मोनेला है, ये सारी बीमारियां जो बैक्टीरिया के कारण होती है क्योंकि लिविंग है और आप उन्हें खा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपके ह्यूमन गट में मल्टीप्लाई करते हैं, कहते हैं ना बैक्टीरिया आपस में मिल के मल्टीप्लाई करते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं जिस वजह से आपको इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन कम्युनिकेबल होता है, किसी और को भी हो सकता है, सामने वाले को। इसके आपको पता है कि आपको इसके दिखाई देंगे सिम्टम्स कि आपको वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, ये सारे आपको सिम्टम दिखाई देते हैं। सेकंड इज इंटॉक्सिकेशन। हालांकि एक और स्टेप मैं मिस कर रही हूँ कि बैक्टीरिया से जब आपको इन्फेक्शन होता है तो कुछ टाइम थोड़ा धीरे धीरे होता है, जैसे फीवर वगैरह होगा, पर इंटॉक्सिकेशन विद इन मिनट्स और आवर में आपको दिख जाएगा। वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर चुका है, बट उसके जो टॉक्सिन है, टॉक्सिफिकेशन का मतलब ये होता है ना, टॉक्सिन, उसमें पॉइजन है, टॉक्सिन है, वो उसके अंदर है, जो कि उसके खाने को टॉक्सिन बना रहा है, बहुत ही गंदा बना रहा है। टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, और ये कौन से बैक्टीरिया से बन रहे हैं, स्टाइफिलोकोकस से बन रहे हैं, व्हाइल द फूड इज स्टोर्ड, जबकि खाना रखा हुआ है। द इलनेस इज कॉज्ड बाय टॉक्सिन, टॉक्सिन डाला हुआ है, नॉट द लिव बैक्टीरिया। मेजर डिफरेंस यही है, इन्फेक्शन होता है वहां पे जीवित बैक्टीरिया, लिविंग बैक्टीरियाज हैं, बट यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन में टॉक्सिन है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। इलेबोरेट ऑन एनी 4 ways इन विच फूड प्रोसेसिंग इज यूजफुल। फूड प्रोसेसिंग क्यों यूजफुल होती है। अब आप बोलोगे फूड को प्रोसेस करना तो बहुत गलत होता है, आप उसमें केमिकल डाल रहे हो, प्रिजर्वेटिव डाल रहे हो, पर कुछ जगह पे फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पैकेज फूड नहीं होता तो ऐसे लोग जो आइसोलेटेड एरिया में रहते हैं या फिर स्पेस वगैरह पे जाते हैं, वो लोग खाना कैसे खाएंगे, तो इस वहाँ पे पैकेज फूड के लिए बहुत फायदा है। ऐसे लोग जिनको आलस आता है, खाना बनाने का मन नहीं करता, वो लोग भी पैकेज फूड खाते हैं। पहले क्या होता था, डोसे का बैटर थोड़ा हम लोग घर में बनाते थे, अब क्या है रेडीमिक्स आता, तो कहते हैं ना कि ये तो पूरा बना बनाया जल्दी से बना लेते हैं। तो वहां पे क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में मैं ये बोलूँगी कि फूड प्रोसेसिंग बहुत कामयाब ही रहता है ना, कामयाब है क्योंकि हमने अपना पैकेज फूड ले लिया। या फिर मैं बोलूँ जो लोग टूर पे जाते हैं पर वेजिटेरियन खाना खाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, पैकेज फूड ले लेते हैं। तो पैकेज फूड के फायदे भी बहुत होते हैं, जैसे इंक्रीज शेल्फ लाइफ, आपके खाने की जो है वो शेल्फ लाइफ बढ़ा रहा है। कैसे, क्योंकि आप उसको फ्रीज कर रहे हो, स्कैन करते हो, फ्रीजिंग करते हो, फ्रोजन कर रहे हो, तो वो आप उसको क्या कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो फूड को फॉर मंथ्स एंड ईयर, तो वो वहाँ पे आपकी शेल्फ लाइफ बढ़ा रहा है। सेकंड क्या है, इंप्रूव एडेबिलिटी एंड डाइजेस्टिबिलिटी। आप उसको, आपका जो उसको बना रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, तो आप उसके सारे स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहे, तो इट्स वेरी इजी टू डाइजेस्ट। इट मेक टफ फूड लाइक ग्रेन्स एंड मीट सेफ। वो उसको सेफ कर रहे हो, आप एडिबल बना रहे हो और फिर खा रहे हो, राइट। आप उसको ऑलरेडी उसको प्रोसेस करके खा रहे हो। ईयर राउंड अवेलेबिलिटी, ईयर राउंड अवेलेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल पूरे साल आपको मैंगो या फिर मैं बोलूँ वाटरमेलन ये सब नहीं मिलता, बट ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं, जैसे मटर हो गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्रोजन। कहते हैं ना सफल मटर हो गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नॉर्मल मटर लेने जाओगे तो वो आपको ऑफ सीजन मिलेगी नहीं विंटर के बाद, बट सफल मटर आप गर्मियों में भी यूज़ करते हो क्योंकि वो फ्रोजन पीस है, तो वो वहाँ पे फ्रोजन होता है, स्कैंड होता है, तो आप पूरे साल खा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, मैंगो क्या है, आप वैसे तो गर्मियों में मिलता है, बट उसके जो पीसेस वगैरह आपको फ्रोजन मिल जाते हैं। कन्वीनियंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कन्वीनियंस, बिकॉज इट्स रेडी टू ईट, बिल्कुल तैयार है, खा लो। मैगी वगैरह क्या, 2 मिनट्स मैगी, 3 मिनट के राजमा चावल आ गए हल्दीराम के, रेडी
रेडी टू ईट है, बड़ी जल्दी कुक कर सकते हो। मिनिमली प्रोसेस्ड फूड सेविंग कुक टाइम, और ऑफकोर्स ये आपका बहुत टाइम बचाता है, मैं बोलूँगी सारा ही टाइम बच जाता है। अगर रेडी मिक्स है तो आपको बनाने का, छीलने का, धोने का, ये सब खत्म, सीधा आप उसको कुक करके खा सकते हो। अब मैं करवाने वाली हूँ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर है यहाँ पे, हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डाइटरी मॉडिफिकेशन, डाइट को मॉडिफाई करने का कौन सा तरीका नहीं है। चेंजिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द फूड, क्या मैं कंसिस्टेंसी चेंज कर दूँ कि जैसे मैं लिक्विड्स बढ़ा दूँ, सॉलिड बढ़ा दूँ, तो ये तो ऑफकोर्स नहीं है पूछा इसने, तो ये तो है डाइट को चेंज करने का। चेंजिंग द फीडिंग रूट, ये भी डाइट को चेंज करने का है। चेंजिंग द सर्विंग प्लेट, या सर्विंग प्लेट से क्या फर्क पड़ता है, आप गोल्ड की प्लेट में खाओ, सिल्वर की प्लेट में खाओ, प्लैटिनम अंबानी है, बिल्कुल एक हाई क्लास सेरेमिक की खाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, वो प्लेट से तो फ़र्क नहीं पड़ता। क्या उससे आपकी डाइट चेंज होगी? अगर मैं वही राजमा चावल गोल्ड की प्लेट में खाऊँ, या फिर मैं उसको डायमंड की प्लेट में खाऊँ, या फिर स्टील की प्लेट में खाऊँ, खा तो राजमा चावल ही रही हूँ, तो मेरा वही क्या रहेगा, आप सर्विंग प्लेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, चेंजिंग द सर्विंग प्लेट। अ डाइट कंसिस्टिंग ओनली ऑफ लिक्विड्स, एक ऐसी डाइट जिसमें सिर्फ लिक्विड है, जिसमें कोई रेजिड्यू नहीं है इन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, मतलब उसकी जो जीआई है, जो उसका गैस्ट्रो इंटेस्टाइन है, वहाँ पे आपका कुछ भी नहीं बच रहा। जब आप लिक्विड है तो सीधा आपका यूरिन से पास हो रहा है, तो और न्यूट्रिएंट्स आपकी किडनी को मिल रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक डाइट जो लिक्विड्स पे होती है वो क्या होती है, क्लियर लिक्विड डाइट, क्योंकि ये सॉफ्ट डाइट नहीं है, हाई प्रोटीन नहीं है, रेगुलर डाइट नहीं है, तो क्लियर लिक्विड होगी। गोइटर एंड मेंटल रिटार्डेशन आर सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी डेफिशिएंसी से आपको गोइटर और मेंटल रिटार्डेशन होता है? वो आपको होता है आयोडीन से, ठीक है। आयरन से तो आपको पता है एमेनिया होता है, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, तो आयोडीन से क्या होता है आपको, गोइटर और मेंटल रिटार्डेशन। द फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम इन इंडिया प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट्स, मतलब सप्लीमेंट्स न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं सप्लीमेंट्स के थ्रू, दवाइयों के थ्रू, टू चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर्स, 6 ईयर्स के अंडर, ये आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ICDS, ठीक है, ICDS। BBPG आपको ये आपको पता है, ट्रिपल BP क्या है और KGBV क्या है। अगर आपने यूनिट 1 पता होगी तो आपको इन तीनों की फुल फॉर्म पता होगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये KGBV क्या होता है, बालिका विद्यालय, और ये सब पता होगा आपको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ICDS। नेक्स्ट में आती हूँ, ब्रेड, बिस्किट्स एंड आइसक्रीम आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोसेस फूड, ऐसा कौन सा प्रोसेस फूड है जिसके ये एग्जाम्पल है, मिनिमल प्रोसेस फूड, प्रिजर्व्ड फूड, फॉर्मुलेटेड फूड या फूड डेरिवेटिव। मिनिमल प्रोसेस तो नहीं होते, आपको भी पता है, आइसक्रीम वगैरह जो इतने महीनों चलते हैं काफ़ी हाईली प्रोसेस्ड होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉर्मुलेटेड फूड, क्योंकि आप इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालते हो जो उसकी लाइफ, जो उसकी शेल्फ है, शेल्फ टाइम को बढ़ाए, है ना। हेयर, स्टोन, ग्लास फाउंड इन फूड, खाने में कभी कभार बाल आ जाते हैं, स्टोन्स आ जाते हैं, ग्लास आ जाते हैं, ये किसके एग्जाम्पल है, बायोलॉजिकल हजार्ड। क्या इससे बायोलॉजिकल हजार्ड की वजह से है ये? नहीं, जो चीज़ इन्वायरमेंट से खतरा दे रही है वो बायोलॉजिकल है, हेयर स्टोन्स तो नहीं है। केमिकल हजार्ड, ये केमिकल भी नहीं है, ये क्या होता है, फिजिकल हजार्ड है, क्योंकि आप इन्हें हटा दोगे। अगर फॉर एग्जाम्पल स्टोन्स जल गए तो हम क्या करते हैं, छानते हैं या कुछ करते हैं जिससे ये हटा देते हो, तो ये क्या है, फिजिकल हजार्ड है ना। द प्राइमरी फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया, आपको भी पता है कौन सी फूड अथॉरिटी होती है, FSSAI, ठीक है, ये क्या है, आपकी प्राइमरी फूड अथॉरिटी है। लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HACCP, अभी पढ़ा है, हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको उसके बारे में पता भी होना चाहिए, क्या क्या काम ये करती है। देखो सीधा फुल फॉर्म तो डायरेक्ट आ जाती है MCQ में। नेक्स्ट गाइज, यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल टू मेक दिस प्लेटफॉर्म गुड। मैं आपके लिए जी जान मेहनत लगा के आपको पढ़ा रही हूँ, सो दैट यू स्कोर गुड इन योर एग्जाम्स। यू नीड to do a favor to me because I'm going to put a lot of your graphic designing, fashion design, textile design and my experience in designing for you. So make sure कि आप उसमें मिस ना करो, अपने आप को अपग्रेड करते रहो, ठीक है। So bye bye guys, all the very best. I'm going to share you unit 3 also as soon as possible. Like करो, comment करो, अगर तुम्हें कोई डाउट है, कोई भी कहीं अटकते हो भटकते हो, मैं हमेशा कहती हूँ I am available to you. Bye bye.